हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का घटना चक्र है उसको हम क्वेश्चन वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा चैप्टर 7 है और आज हम इस चैप्टर 7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद इससे पहले अगर आप जाके सीरीज़ चेकआउट करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आपको कम्प्लीटली 6 चैप्टर्स जो हैं घटना चक्र के वो लाइन टू लाइन कराए हुए हैं, यानी कि उसमें जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि घटना चक्र ऑलरेडी इतनी बल्कि है तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी डेटा के पुराने डेटा के ऊपर हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रेलेवेंट है नहीं। तो आप किस तरीके से उनको स्किप कर सकते हो, और अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो इसके साथ साथ आपके जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं हम उनको भी क्लियर कराने के यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ कोई बैच परचेज़ करना चाहते हैं, हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट एफआरबीएम। एफआरबीएम क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी कि नाम से ऐसे समझ में आता है कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, यानी उसकी उससे रिलेटेड कुछ कुछ होगा ये, और बजट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए उससे रिलेटेड कुछ जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये जो एफआरबीएम है ये ऐसा नहीं है, हालांकि ये 2003 में आया था, है तो बहुत पुराना एक्ट, ठीक है। ये 2003 में आया था। बट क्या है ना कि फिजिकल डेफिसिट हमें जब होता रहता है ड्यू टू द बजट, जो बजट का सीन रहता है उसकी वजह से ये जो एफआरबीएम एक्ट है वो हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इसीलिए एफआरबीएम के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट दैट मीन्स एफआरबीएम है, उसकी जो रिव्यू कमेटी है, रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल गवर्नमेंट बाय द 2030, ठीक है, याद रखेंगे 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the स्टेट गवर्नमेंट। प्लीज़ रिमेंबर द स्टैटिस्टिक्स। ये डेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरली यूपीएससी में तो ऐसा होता है कि डेटा गलत होता है 99%, बट यूपीबीसीएस में मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा करेक्ट होता है। तो कुछ सिनेरियोज को छोड़ दें तो हमेशा डेटा करेक्ट होता है। तो इस हिसाब से अगर हम पहले की बात करें कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कमेटी जो है उसने 2023 तक सामान्य संयुक्त सरकार के लिए 60% ऋण जीडीपी अनुपात, या ये डेट टू जीडीपी क्या होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि डेट टू जीडीपी यानी कि आप अपने देश की, आपकी जो देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, यानी कि आपकी जीडीपी कितनी है उसके बेसिस पे आप कितना डेट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जीडीपी है मान लीजिए 10,000 की, 10,000 करोड़ पकड़ के चल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी रेशियो के हिसाब से आप इसका 20% ले सकते हैं या 10% ले सकते हैं, ये डिसाइड करता है। यानी कि किसी भी कंट्री के डेट लेने की पावर कितनी होनी चाहिए ये उसके जीडीपी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो। अगर ये ज़्यादा कम होगा तो कहीं ना कहीं ये डेंजरस होता है कि जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डेट में है। अगर ये बैलेंस रहता है तो ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो कोई इशू नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, यानी कि इसने सिफारिश की थी कि जो केंद्र सरकार के लिए डेट टू जीडीपी है, डेट टू जीडीपी जो है केंद्र सरकार के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 40% होना चाहिए, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 20% होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और वैसे भी आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% GDP of the state government। ये अगर आप डेटा देखोगे, जैसे यहाँ पे 40% 20%, यानी मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको डेट ज़्यादा चाहिए होगा ना। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेट्स को जो है ग्रांट्स देती है, और कभी कभी ये जो है अपने लोकल गवर्नमेंट के लिए भी ग्रांट देती है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ये जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है 49% 20% क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। दैट मीन्स 40% चाहिए, 49% चाहिए सेंटर को, और 21% जो है हम स्टेट की बात करते हैं,
ठीक है, याद रखेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर अ स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फार्मर्स ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू द लेटर। कहने का मतलब है कि हमारे भारतीय संविधान में यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, यानी इट इज़ मैंडेटरी, ये अनिवार्य किया हुआ है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स डेट लेना है कहीं बाहर से तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की रजामंदी लेनी पड़ेगी। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वहाँ से जो मिलने वाला डेट होता है ना स्टेट्स को, वो हमेशा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की रजामंदी से ही आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है उसमें हाँ होती है। यानी कि जो टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं भरा तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं होते, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि वो जो डेट है अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं भरती तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये इसका कुछ लॉजिक है, ठीक है। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो दैट इज आर्टिकल 293। आप याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल 293। ये साफ साफ कहता है कि जो है इट इज मैंडेटरी फॉर अ स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट, उसे कंसेंट लेना पड़ेगा, उसकी रजामंदी लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से देखें तो हमारे जो करेक्ट पूछा है तो 1 और 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड भी सही था, बस इंटरचेंज कर दिया डेटा को। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट। प्लीज़ हमेशा ना जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाते हो ना, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते टाइम एग्जामिनेशन हॉल में ऑलरेडी इतने रश में होते हैं, इतने जल्दबाजी में होते हैं कि हम नोट को तो खा ही जाते हैं या दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले इसको हाईलाइट करो। ये हमसे ना FRBM मैंने बोला 2003 में आया था। इस एक्ट का कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहा है कि कौन सा इसकी जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें मेंशन नहीं है। पहला कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट बाय द एंड ऑफ द 2007 एंड 8, ठीक है। नॉन बोरिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि कुछ खास हालतों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार न लेना। क्योंकि हो क्या रहा था, FRBM इसीलिए आया था क्योंकि ऑलरेडी हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग हम बहुत ज़्यादा डेट में थे, हम बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ डेफिसिट हो गया था, ठीक है। उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमने एक कमेटी सेटअप की FRBM, और FRBM जब एक्ट लेकर के आए तो उससे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो खत्म कर दिया जाएगा एंड ऑफ दिस 2007 एंड 8। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जब अपना डेट फाइनेंसिंग करना होता था, जब जब अपनी भरपाई करनी होती थी, घाटे की भरपाई करनी होती थी, तो उसके लिए रिजर्व बैंक से क्या करते थे ये लोग जो है ग्रांट ले लेते थे, यानी इसको कह सकते हैं बेसिकली कैपिटल उठा लेते थे, ठीक है। तो वहाँ से कैपिटल उठा लेते थे। अब ये जो है इन्होंने बोला कि आप इस तरीके से नहीं लोगे, अनटिल अनलेस जब तक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो तब तक आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर 2008 एंड 9। जब रेवेन्यू डेफिसिट 2007-8 है तो प्राइमरी डेफिसिट को 2008-9 तक क्यों जा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है उसी ईयर में उसको भी खत्म करना है। और अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अपने प्राइमरी डेफिसिट को भी कंट्रोल कर पाओगे। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली भी देखोगे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। किसी भी वित्त वर्ष में सरकारी गारंटियों को GDP के प्रतिशत के रूप में तय करना, यानी कि फिक्सिंग गवर्नमेंट गारंटी इन एनी फाइनेंशियल ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ रहे हो, कोई भी नई चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो GDP के दायरे में रह के आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत पूछा था तो C आपका जो है गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2007-8 याद रखेंगे, ना कि 2008 और 9। आगे चलते हैं। Which one of the following situations best reflects indirect transfers? First, understand indirect transfers क्या होते हैं। देखो इनडायरेक्ट ट्रांसफर को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ूं, जस्ट रफली लैंग्वेज में तोड़ते हैं, इनडायरेक्ट मतलब कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो डायरेक्ट नहीं है, यानी कोई ऐसी एंटिटी है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। और ट्रांसफर मतलब कोई चीज़ का लेन देन हो रहा होगा, इन सिंपल वर्ड्स। यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर यानी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण हो रहा है। इनमें से कौन सा जो है सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। पहला कह रहा है इंडियन कंपनी है कोई, वो इन्वेस्ट कर रही है एक फॉरेन एंटरप्राइज में और टैक्स पे कर रही है टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स। पहला कह रहा है कि हमारी कोई इंडियन कंपनी है, वो फॉरेन में जाके बिजनेस कर रही है और वहीं पे टैक्स दे रही है।
तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ क्या, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स पूछ रहा है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ये वाली कंपनी तो हमारी खुद की कंपनी है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, ये डायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है, तो इसको हटा दो। दूसरा हो गया, एक फॉरेन कंपनी है, वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में, ओके, और टैक्स पे करती है टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस टू द प्रॉफिट्स एंड बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कह रहा है कोई इंडियन कंपनी है, वो परचेज करती है टेंजिबल एसेट्स इन द फॉरेन कंट्री। देखो, मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज हैं उनका कोई रोल नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लो, पूरा स्टेटमेंट इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप इतना समझो कि इनडायरेक्ट टैक्स में इंडियन कंपनीज का कोई रोल नहीं है, यानी कि कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी उद्यम में निवेश करती है और अपने निवेश से होने वाले मुनाफे पर उस विदेशी देश को टैक्स देती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है और अपने निवेश से होने वाले मुनाफे पर अपने मूल देश को टैक्स दे देती है। जब उसने अपने मूल देश को टैक्स दे दिया, तो आप अगर आगे पढ़ेंगे तो डबल टैक्सेशन का एक जो है नियम रूल दे रखा है, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कंपनीज अपना टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे जो कंपनीज है अपना टैक्स बचाने के लिए अपने कंट्री जो उनका बेस होता है, ऑरिजिन जो होता है, वहाँ पे अपना टैक्स ट्रांसफर कर देती है और इंडिया में दिखाती है कि हमने टैक्स तो वहाँ पे भरा हुआ है, इसलिए हम डबल टैक्सेशन के स्लॉट में नहीं आते। तो ये बेसिकली दूसरे तरीके से है, तो ये इसमें इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली जो है अपने यहाँ पे प्रॉफिट को भेज रहा है, सिंपल, ठीक है। आगे कह रहा है, ये तो मैंने हटा ही दिया, कि कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और मूल बढ़ने पर उन्हें बेचकर उससे मिलने वाली रकम को भारत भेज देती है। डायरेक्ट टैक्स है, सीधी सीधी बात है कि हमने फॉरेन में कुछ खरीदा, हमने उसे बेच दिया, प्रॉफिट कमाया और वापस आ गए, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कुछ भी नहीं है, ओके। एक फॉरेन कंपनी ट्रांसफर करती है शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। यानी कोई, ध्यान से समझना इसको, कोई विदेशी कंपनी थी, उसने शेयर ट्रांसफर करती है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ABC कंपनी थी, ये इंडिया में प्रेजेंट नहीं थी, यानी कि इंडिया में इसकी प्रेजेंस नहीं थी, ठीक है, ये लेकिन मार्केट कर रही थी इंडिया में, और यहाँ पे इसके किसी कंपनी में, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी थी, उसमें इसके शेयर थे, ठीक है, मान लीजिए 10% इसने इसमें खरीदे थे। अब हुआ क्या कि 10% शेयर इसने बेच दिए, ट्रांसफर कर दिया, और उन शेयरों का बड़ा हिस्सा भारत में स्थित संपत्तियों से मूल्य प्राप्त करता है, ओके। कहने का मतलब है कि ये जो विदेशी कंपनी थी, इसने शेयर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, जो 10% था, तो यहाँ पे ये जो कोई विदेशी कंपनी शेयर ट्रांसफर करती है और उन शेयर का जो बड़ा हिस्सा है भारत में स्थित संपत्तियों से मूल्य प्राप्त करती है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है इसमें, अब आप सोचेंगे इसमें इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि उसको जो प्रॉफिट अर्न हुआ शेयर बेचने पे, शेयर ट्रांसफर करने पे, उसको जो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था, उसको उस प्रॉफिट को एज अ टैक्स इंडिया में पे करना था, एज अ टैक्स उसको इंडिया में पे करना था, बट उसने ये काम नहीं किया, तो इसीलिए जो ट्रांसफर होना था, जो बेसिकली जो टैक्स हमें ये मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट ट्रांसफर कह रहे हैं। आगे चलें तो आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। With reference to India's decision to levy on equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities। देखो, इक्वलाइजेशन टैक्स क्या होता है कि अब जैसे आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, ई कॉमर्स साइट्स जैसे हो गई, लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये डायरेक्ट टैक्स तो हमारे यहाँ देती नहीं है, और ये किसी भी इनकम टैक्स या कॉमर्शियल टैक्स जैसा कोई टैक्स इनके ऊपर होता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए इनको यहाँ पे स्टैब्लिश होना पड़ेगा, यहाँ पे इनको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, बट इनका बेस तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो ऑनलाइन है। अब ऐसी सिचुएशन में इनको बाकी कंपनीज के साथ कैसे करें, क्योंकि ये कंपनीज आपको पता है ऑनलाइन बहुत प्रॉफिट कमाती हैं और प्रॉफिट कमा के निकल जाती हैं, इसीलिए सरकार ने एक टैक्स लेके आई जिसे कहते हैं इक्वलाइजेशन टैक्स, यानी सब इक्वल हो जाए। तो ये जो इक्वलाइजेशन टैक्स है वो 6% रखा गया, कितना रखा गया, 6%, ठीक है, 6% का टैक्स रखा गया। अब वो इसी से रिलेटेड कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं, कौन सा सही है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जब ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है तो ये इनकम टैक्स का कैसे पार्ट हो सकता है। जस्ट इमेजिन, ये कोई ऐसा टैक्स है ही नहीं जो इनकम टैक्स के ऊपर लग रहा है, या इनकम जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये इनकम टैक्स के स्लैब में कैसे आएगा, नहीं आएगा।
नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया, यानी कि ऐसे लोग जो भारत में क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि ये जो गैर निवासी संस्थाएं होती हैं, दोहरे कराधान से बचाव, अब ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता क्या है, इसकी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, अब मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट ऑनलाइन है, ये सबको पता है कि ई कॉमर्स है। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो भी इसका प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट पे कुछ टैक्सेस अपने जो होम कंट्री है वहां पे कर रहा है, होम कंट्री में पे किया। उसके बाद भारत का जो टैक्स था, इंडियन जो टैक्स था, इक्वलाइजेशन लेवी 6% उसने यहाँ पे करना है। तो ये क्या बोलते हैं कि हमें क्या करो, हमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में डाल दो। अब डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी पे 2 बार टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर उसने एक बार अपने होम कंट्री में पे कर दिया है तो दूसरा कंट्री उससे टैक्स नहीं लेगा, ठीक है, इस तरीके का इसमें प्रोविजन है। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि सरकार, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम कोई टैक्स, इनकम टैक्स या कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वलाइजेशन टैक्स ले रहे हैं, वो भी आपके किस पे, प्रॉफिट्स पे। किस पे, आपके प्रॉफिट्स पे ले रहे हैं, ठीक है, हम आपकी इनकम पे नहीं ले रहे, हम आपके जो प्रॉफिट्स आप इंडिया से कमा रहे हो ना, जो प्रॉफिट्स आप इंडिया से कर रहे हो, हम सिर्फ उसी पे टैक्स ले रहे हैं, ना कि आपके इनकम जितनी भी जनरेट हुई उस पे, क्योंकि यहाँ तो आप अपने होम कंट्री में दे ही रहे हो। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जैसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डबल टैक्सेशन हो ही नहीं रहा। हो क्या रहा है, सिंपली उसके प्रॉफिट्स पे टैक्स लग रहा है ना। सो डी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इंडिया में जो इनकम टैक्स है फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड बुल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। ओके, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाला ही पार्ट टैक्स एग्जेम्प्टेड में आता है, यानी कि जो आपकी खेती है, जो आपकी एग्रीकल्चर है, सिर्फ वही टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि टैक्स क्या बोलेंगे इसको, हाँ, कोई टैक्स नहीं लगता उस पर, ठीक है, सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। बाकी ये जो पोल्ट्री फार्मिंग या रियरिंग ऐसा कुछ भी है ना, ये सब टैक्स के स्लैब में आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कह रहा है इंडिया में जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स 1961। अब ये वाली जो चीज ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो भारत में इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसके प्रावधानों के तहत ग्रामीण कृषि भूमि को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। यानी कि जो हमारी कैपिटल एसेट है, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। और ये करेक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही नहीं है, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। डी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Under which of the following circumstances may capital gains arises? ठीक है, कैपिटल गेन्स अराइजेस मतलब यानी पूंजीगत लाभ क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कोई प्रोडक्ट था, उसकी सेल अचानक से बढ़ गई, तो उस पर लगने वाला टैक्स क्या होगा, कैपिटल गेन्स टैक्स होगा, ऐसा ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी ओन करते थे, उसकी जो इंक्रीजमेंट है वो नेचुरली हो रही है। तीसरा स्टेटमेंट है व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल गेन्स क्या है। कि जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है, कैपिटल गेन में सबसे पहले जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई ए प्रोडक्ट का, इसकी जो सेल बढ़ने लगी, अब सेल बढ़ रही है इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, सेल बढ़ रही है इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब इसका कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे सेल बढ़ रही है क्योंकि हो सकता है लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, लोग डिमांड कर रहे हैं तो उसकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन में कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट फॉर्मेशन हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं ना, सिंपली यहाँ पे तो डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है।
दूसरा कह रहा है व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ओन्ड, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है। अब जब नेचुरली बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उसको बेचने जाओगे या जब भी आप उसको क्या सेल करोगे तो आपको क्या हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है। यहाँ पे ये जो कैपिटल गेन हो रहा है, ये जो लाभ हो रहा है, ये आपके जो कैपिटल आपने परचेज किया उसी पे हो रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग, देखो पेंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें जो खरीदी जाती है वो एक तरीके से एसेट ही होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग डालते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि पॉपुलैरिटी के हिसाब से जैसे पॉपुलैरिटी हुई और धीरे धीरे वो उसका प्राइस और बढ़ने लगा। मान लीजिए आपने कोई 7 लाख में पेंटिंग खरीदी थी मोनालिसा की, अचानक से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और अब आपकी वो जो कीमत है 14 लाख की हो गई। ये आपका एसेट है, ये एसेट क्रिएशन हो रहा है और इस पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब आपने कोई एसेट बिल्ड किया, उस पे जो मिलने वाला आपका गेन होगा दैट विल बी योर कैपिटल गेन। सो 2 and 3 विल बी योर आंसर। क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट में ना सिंपली डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो कोई भी रेशियो जब तक बैलेंस है तब तक ठीक है, यानी कि जितनी जीडीपी है उसके हिसाब से टैक्स लग रहा है तो ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि टैक्स ज़्यादा लगने लगे और जीडीपी में आपकी ग्रोथ ही नहीं है, जीडीपी आपकी स्टेबल है और आपका ग्रोथ जो टैक्स है वो ज़्यादा लग रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। या फिर मान लीजिए कि जीडीपी आपकी बहुत ज़्यादा है और आप टैक्स बहुत कम लगा रहे हो, तो ये तीनों सिचुएशंस अलग अलग तरीके से हो सकती। सबसे पहले कह रहा है कि टैक्स टू जीडीपी। अब देखो टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है, टैक्स तभी तो कलेक्ट किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब 12 लाख तक कोई टैक्स स्लैब नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी एनुअल इनकम 12 लाख से ऊपर होती है तो आपको टैक्स देना पड़ता है, यही प्रोविजन है। अभी तो आप 0% के स्लैब में आते हो, फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। बट मान लीजिए कि टैक्स तभी तो लग रहा है जब आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो आपका टैक्स लग रहा है। अब इनकम बढ़ेगी तो आप सेविंग करोगे, आप सेविंग करोगे तो कहीं ना कहीं फिर आप इन्वेस्ट करोगे। तो इस तरीके से अगर आपका टैक्स भी तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो टैक्स बढ़ेगा, उस सिचुएशन में आपकी जो जीडीपी है वो ग्रोथ करेगी, जीडीपी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो इसमें पहला कह रहा है कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमी स्लो हो रही है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर टैक्स कम लग रहा है, टैक्स स्लो होता जा रहा है या टैक्स नहीं लग पा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। यही तो मतलब है कि आपके यहाँ पर प्रॉपर टैक्स देने वाले लोग ज़्यादा नहीं है। दूसरा है लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ऑब्वियस ही बात है कि लाइक टॉप 1% के पास मोर देन 40% इनकम जो है वो है और बाकी जो बचे हुए 99% है उनके पास सिर्फ 60% इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी भी क्रिएट होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स देखो डायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा, इनकम टैक्स बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स है और जो जीडीपी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीडीपी इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहले कह रहा है ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, सही बात है, ये एक प्रोग्रेसिव ही है, ठीक है। ये क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ये बढ़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 12 लाख तक जीरो था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बट एक लिमिट के बाद ना ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। एक लिमिट के बाद जब इनकम आपकी पहुंच जाती है तब उसके बाद ये सब पे जैसे 28% लगना है तो सब पे 28% लगेगा। फिर चाहे वो 10 करोड़ कमाए चाहे वो 100 करोड़ कमाए, सब पे कितना लगेगा, फिर 28% लगेगा। तो एक टाइम के बाद जाके ये क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, सबके लिए इक्वल हो जाता है। तो प्रोग्रेसिव है, करेक्ट बात है ये। डायरेक्ट टैक्स है, सही बात है, ये इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इट इज कलेक्टेड बाय द, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती इसको, यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। और इट इज अ प्रोपोर्शनल टैक्स, नहीं ये प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं है, यानी अनुपातिक नहीं है। अनुपातिक का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी 10 लाख इनकम है तो आप 10 लाख के हिसाब से दोगे, 20 लाख है तो 20, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे आप दोगे, ठीक है। और प्रोग्रेसिव में क्या होता है, ये वाला ग्राफ बनता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव नहीं है, कैसा है ये, सॉरी प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल का गैप है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, कैसा है, प्रोग्रेसिव है। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आपके पहले दो ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। अब हम जो है ये टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं। देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इवन अभी भी अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कौन सा टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा लगता है। उसके बाद इनकम टैक्स लिया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो एक ही ऑप्शन है,
उसके बाद कस्टम टैक्स और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज टैक्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा लिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में यही फ़र्क है कि इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कंपनीज की इनकम पे लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब केंद्र सरकार के लिए टैक्स से होने वाली आय, यानी जो गवर्नमेंट की आय है, इनकम है, उस पर बात करनी है। ठीक है, ओके। जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स के अलावा अन्य आय पर टैक्स, कस्टम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। कुल टैक्स के आय के हिसाब से इनमें से कौन सा सही घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ मतलब पहले आपको सबसे बड़ा बताना है। तो मैंने अभी जैसे बताया, सबसे बड़ा क्या है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, सबसे पहले आएगा आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, फिर कॉर्पोरेशन के अलावा जो इनकम टैक्स होता है वो 1, 2, उसके बाद जो है आपका ये हो जाएगा, हाँ, आपका एक्साइज टैक्स और उसके बाद आ जाता है आपका ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 4, 3 ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। आगे चलते हैं कि हाँ, कैपिटल गेन टैक्स अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो और उस पर जो होने वाला प्रॉफिट है, तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन आपको हुआ उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन, और उस प्रॉफिट पे लगने वाले परसेंटेज, जो भी टैक्स का परसेंटेज होता है, उसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसमें कह रहा है कि कौन सा टैक्स जो है किस तरीके से लगता है। सेंट्रल एक्साइज हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इन सब के बारे में बता रहा है कि ये आय पे लगेगा, फैक्ट्री उत्पाद पे लगेगा, या आयात पे लगेगा, या संपत्ति पे लगेगा। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल गेन जैसे बताया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी के ऊपर जो, यानी जब भी आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे तो उस पे लगने वाला टैक्स। ठीक है, फिर सेंट्रल एक्साइज का मतलब होता है जो फैक्ट्री पे लगता है। ठीक है, फैक्ट्री प्रोड्यूस जो भी आपने किए, जब आप वो फैक्ट्री के प्रोडक्शन को जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर जो लगने वाला टैक्स है उसे कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है हमारी इंपोर्ट पे। जब भी आप कोई बाहर से, किसी दूसरे कंट्री से आप कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है इंपोर्ट करने पे, उसे कहते हैं हम कस्टम ड्यूटी। और कॉर्पोरेट टैक्स इनकम पे लगता है। ठीक है, इनकम पे एक तो इनकम टैक्स लगता है, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो दोनों चीजें आप याद रखोगे कि कैपिटल गेन जो है संपत्ति की बिक्री पे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो लगता है वो फैक्ट्री के उत्पाद पे लगता है, सीमा शुल्क जो लगता है वो जब आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो, कोई आप बाहर से किसी चीज को मंगा रहे हो। कॉर्पोरेट टैक्स आपके आय पे लगेगा, यानी कि इनकम पे लगेगा। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। हालांकि वैट जो है हट चुका है जीडीपी में, ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, और स्टेट की अथॉरिटी रहती थी इस पे। किसकी अथॉरिटी रहती थी? स्टेट की। अब जीडीपी आया, जीएसटी आया, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें सब्ज्यूम हो गया। ठीक है, जीएसटी, और जीएसटी क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो सबसे पहले कह रहा है इट इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। इट इज टैक्स लेविड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। नॉट, सबसे पहले नॉट याद रखना, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन। इट इज अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड मस्ट अल्टीमेटली बी बोर्न बाय द कंज्यूमर. It is basically a subject of the central government and state government are only a facilitator. सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अभी हमने पीछे हमने एक टैक्स डिस्कस किया था, अच्छा सॉरी, हाँ, मैंने ये वाला टैक्स यहाँ पे डिस्कस किया कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आता है। अभी भी जीएसटी आने के बाद भी जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अभी भी वैट लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अभी भी वैट लगता है और जैसे उनको जीएसटी के स्लैब में नहीं रखा गया। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे अभी भी वैट लगता है। ठीक है, और ये स्टेट के अथॉरिटी में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए मूल रूप से केंद्र सरकार का विषय नहीं है। आपका डी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। आगे चले, बाकी जैसे ये पता चल रहा है मल्टी पॉइंट है। मल्टी पॉइंट का मतलब जहां जहां जो जो चीज इसमें ऐड होगी, हर एक पॉइंट पे इस पे टैक्स ऐड होता जाएगा, यानी कि टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। ओके, आगे चलते हैं कि विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्विस टैक्स। जब भी आप किसी होटल में खाना खाने जाओ तो आप देखोगे 10% का सर्विस टैक्स साइड कर देते हैं। अगर आप कहोगे इसको हटा दो तो वो हटा भी देते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि जो सर्विस टैक्स है वो कंपलसरी नहीं है।
तो सर्विस टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है? नो, डायरेक्ट टैक्स होता तो ये जीएसटी में नहीं जाता, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से इसको हमने जीएसटी के अंदर डाला हुआ है। तो अगर कोई होटल वाला या कोई कैफे वाला, कोई रेस्टोरेंट वाला आपसे बोलता है कि 10% का सर्विस चार्ज है, तो आप बोलोगे कि इज इट नॉट कंपलसरी, आप इसको हटा दीजिए। क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है? यस, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो फर्स्ट हटा दो। आपके पास सेकंड ऑप्शन, ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 1945 टू 1995, करेक्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3। डायरेक्ट टैक्स नहीं है, याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा नहीं, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, इंटरेस्ट टैक्स क्या होता है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। ओके, देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में, उसके हिसाब से इसके ऑप्शन जो है तीनों है, ठीक है, तीनों ही तीनों ही डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइमलाइन। लाइक 2009 का अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है 2017 में हमने जीएसटी लेके आए, तो अभी ये वाला जो आपका है ना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये अभी जो है जीएसटी में चला गया, यानी कि अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो सिर्फ 1 एंड 2 आपका ऑप्शन होना चाहिए, 1 एंड 2। तीसरा जो है 2009 के हिसाब से करेक्ट है। अब बात करते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कोई कंपनी है ए, इसको कुछ प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट इसने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको बांट दिया, अपने एम्प्लॉयज को इसने बांट दिया। तो जो एम्प्लॉयज को बांटा उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, यानी जो इसको टैक्स हुआ उसको इसने अपने एम्प्लॉयज में बांट दिया। ओके, अब इंटरेस्ट टैक्स क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि 10% टीडीएस डिडक्शन हो रहा है। कैपिटल गेन जब भी आपको होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और जब आपने शेयर मार्केट से अपने शेयर को बेचा या आप बाहर आए वहां से, क्रिप्टो वगैरह में भी यही सेम सीन है, तो वहां पे ना 30% टैक्स का प्रोविजन है, टीडीएस होता है, ठीक है। यानी कि ये जो टैक्स, यानी जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस टैक्स पे भी जो टैक्स लगने वाला है, टैक्स पे भी टैक्स लगता है, उसको आप इंटरेस्ट टैक्स कह रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जाता है। तो आप 2009 के हिसाब से समझ गए कि कौन से ऑप्शन होने चाहिए, 1, 2 एंड 3, बट अभी प्रेजेंट के हिसाब से जो है सिर्फ पहले 2 ही हैं, ब्याज पर कर और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। नेक्स्ट कह रहा है सेल्स टैक्स यू पे व्हाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट, यानी आपने कोई टूथपेस्ट खरीदा, उस पे जो बिक्री कर यानी सेल्स कर लगा वो क्या है? टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स इम्पोज किया स्टेट गवर्नमेंट ने, बट उसको कलेक्ट किया, ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो गए, ठीक है। टैक्स इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। अभी ये जीएसटी में चला जाएगा, बट ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यानी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा और उसी के द्वारा वसूला जाएगा। अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, फॉरेक्स गेन, आखिर क्या, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो एजीआर है यानी कि एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए कोई टेलीकॉम ऑपरेटर है, ठीक है, टेलीकॉम ऑपरेटर लाइक वोडाफोन हो गया है, कोई भी वोडाफोन तो अभी खत्म ही हो गया, आप ऐसे मान के चलिए रिलायंस है। इस रिलायंस ने क्या किया कि स्पेक्ट्रम परचेज किया। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है, ये जो आपको नेटवर्क आता है, ये जो इंटरनेट फैसिलिटी आपको मिलती है उसके लिए स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, स्पेक्ट्रम परचेज किया। अब स्पेक्ट्रम पे जो भी प्रॉफिट हुआ उस पे इसको टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जब ये जो टैक्स पे कर रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी ये जो इसका एडिशनल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उस पे जो लगने वाला टैक्स होता है उसे हम कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो इसमें इंटरेस्ट इनकम भी आ जाती है, डिविडेंड्स भी आ जाते हैं, फॉरेक्स गेन, तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं, क्योंकि ये ओवरऑल आपका एक प्रॉफिट पार्ट दिखाता है। और कोई भी प्रॉफिट है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, याद रखेंगे आर्टिकल 280।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन है। तो इसका काम क्या है, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे पर सिफारिशें देना। ठीक है, सबसे करेक्ट सही तैयार जो है सबसे सही ऑप्शन यही हुआ। केंद्र का वार्षिक बजट तैयार करना, बिल्कुल भी नहीं। वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सहायता देना, बिल्कुल भी नहीं। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय और विभागों को फंड आवंट, अरे नहीं भाई, ये सब कुछ नहीं है। ये सब आपको पता है कि डिपार्टमेंट वगैरह को टैक्स जो बजट जाता है वो बजट एलोकेशन में ऑलरेडी डिवाइड होता है कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाएगा। तो इसमें फाइनेंस कमीशन का कोई रोल नहीं है। तो आपका ए हो जाएगा कि इसका मेन काम है सेंट्रल और स्टेट के बीच में किस तरीके से रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया इज डन बाय, अभी पढ़ा, कौन करेगा? विद फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 16th फाइनेंस कमीशन। अब ना कुछ नाम आएंगे, लाइक मेरा सजेशन रहेगा आप 11th से लेके 17th फाइनेंस कमीशन तक याद रखिएगा। 16th 17th फाइनेंस कमीशन तक आप नाम याद रखिएगा कि इनके अध्यक्ष कौन है, इनके जो प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, इनको कौन चेयर करता है, यानी कि चेयरमैन कौन है इसके। जैसे 16वें की बात कर रहा है, सॉरी ये 16 तक याद रखेगा। जैसे 16वें की बात कर रहा है, 16 की बात कर रहा है, उसमें कह रहा है कि जो कमीशन है कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31 दिसंबर 2024 एंड श्री अरविंद पांगरिया जी जो हैं वो इसके चेयरमैन है। इनमें से कौन सा सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, पहली बात तो ये जो गठन है यानी जो इसका फॉर्मेशन है ये सही है कि 31 दिसंबर 2024 नहीं है, 2023 को इसका गठन हुआ है। और अरविंद पनगड़िया जो हैं वो 16th फाइनेंस कमीशन के क्या है, चेयरमैन है। याद रखेगा कि 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगड़िया, क्योंकि आगे मैच द फॉलोइंग में और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अब देखो 15th पूछ लिया, अब इसमें कुछ अलग नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि 15th का कौन है। अशोक कुमार लाहड़ी हो गया, सुदीप्तो मुंडले, रमेश चंद, अजय नारायण झा, इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सुदीप्तो मुंडले, ये 15th फाइनेंस कमीशन के जो है उसमें बोर्ड मेंबर में नहीं थे। बाकी अशोक कुमार लाहड़ी, रमेश चंद, अजय नारायण झा, ये सब लोग थे। बस कौन नहीं थे, सुदीप्तो मुंडले नहीं थे। 15वें वित्त आयोग से ये रिलेटेड नहीं है। ओके, अब 15th फाइनेंस कमीशन को लेके कुछ बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 48,000 करोड़ फ्रॉम द ईयर 2022 टू 23 to the year 2025 to 26 for the incentivizing state to enhance educational outcomes. 45% of net proceeds of union tax are to be shared with the state. 45,000 crore to be capped as a performance-based incentive for all states for carrying out agricultural reforms. Okay, it reintroduced tax efforts criteria to reward fiscal performance. अच्छा, अब थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लिया, अब हिंदी में देखते हैं कि पहला तो ये कह रहा है कि शैक्षिक परिणामों के बेहतर बनाने के लिए 4800 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाने की सिफारिश की है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कृषि सुधारों को लागू करने के लिए 4500 करोड़ और केंद्रीय करों से प्राप्त शुद्ध आय 45% और इसके अलावा राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास यानी टैक्स एफर्ट्स को, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एफर्ट्स लोग करें, इस सब से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि ये सही पूछ रहा है हमसे। तो परिणामों को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 4800 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए अलोकेट करने की बात कही है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के जो रिफॉर्म्स हैं उसके लिए इन्होंने 4500 करोड़ की बात कही है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। राजकोषीय प्रदर्शन को यानी कि इसको रिवॉर्ड देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टैक्स एफर्ट्स क्राइटेरिया को रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये भी इसका जो है एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें ये जो केंद्रीय करों से प्राप्त शुद्ध आय का 41%, कितना 41%, ना के 45%, याद रखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड रॉन्ग है, उसके बेसिस पे देखें तो सी हमारा जो है सही आंसर होना चाहिए। ये रिसेंट का क्वेश्चन है। अब 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में फिर से पूछा है कि कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहा है कि 15th फाइनेंस कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो भारत सरकार ने 27 नवंबर 2017 को की थी। एन.के. सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। आयोग की सिफारिश है 2020-25 की 5 साल की अवधि के लिए कवर करेगी। ठीक है, आयोग से 30 अक्टूबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।
आप सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसका करेक्ट ऑप्शन देखो, इसमें क्या है कि आपको ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो याद रखने ही पड़ेंगे। तो इसमें ये जो वाला स्टेटमेंट है ये 2021 से लेके 2026 तक है, यानी कि ये अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला इसका जो है गलत है, क्योंकि आयोग की जो सिफारिश है वो 2021 से 2026 तक है, और अभी अभी 16th फाइनेंस कमीशन बना, अरविंद पनगड़िया जी जो हैं, और ये 2026 में सेटअप हुआ। तो इसका मतलब ये सिर्फ 2026 तक काम करेगा। 2025 अगर ये 2025 में काम कर रहा है तो 1 साल के गैप में कौन काम करेगा? तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है कि आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 2021 से 2026 तक होंगी। बाकी ये जो बनाया गया था, इसकी जो नियुक्ति की गई थी वो करेक्ट है कि 27 नवंबर 2017 को की गई थी, क्योंकि देखो नियुक्ति पहले कर दी जाती है, ठीक है, नियुक्ति कर दी जाती है, उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 30 अक्टूबर 2020 को, 2017 में नियुक्त हुए, 2020 तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं, याद रखेगा। हमें 16 का पता चला अरविंद जी, और 15 में कौन थे? एनके सिंह, एनके सिंह 15 का, ओके। और ये 30 अक्टूबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट दे दी, और इनको काम कब से कब तक था? 2021 से 26, ओके। Consider the following statement: demographic performance, forest and ecology, government governance reforms, stable government, tax and fiscal efforts। इनमें से कौन सी चीज जो है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में आती है, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन यूज किया हुआ था। कहने का मतलब है कि अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। देखो दो तो दे ही दिए इसने, एक तो आपको बता दिया कि पॉपुलेशन तो है ही है, पॉपुलेशन के अलावा, और इसने इनकम डिस्टेंस बता दिया, ठीक है, इनकम डिस्टेंस बता दिया। अभी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट से बना के रखते हैं कि हम हॉरिजॉन्टली स्टेट्स को इन बेसिस पे ग्रांट्स देंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, हम देखेंगे कि वो इंटरेस्ट किस तरीके से वहाँ पे ले रहे हैं, हम देखेंगे कि फॉरेस्ट कैसे हैं वहाँ के, हम देखेंगे कि वहाँ के जो बेसिकली उनकी जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं वो कैसी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, और हर एक कमीशन के अलग अलग तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। ये उनके ऊपर होता है कि वो किस तरीके से उसको डिवॉल्यूट करना चाहते हैं। उसी बेसिस पे फिर एक सारे स्टेट्स का देखा जाता है कि कौन स्टेट कितना एफर्ट्स डाल रहा है, उस बेसिस पे फिर उनको ग्रांट्स दिए जाते हैं। आपको मालूम होगा कि इसी वजह से जो नॉर्थ साउथ का गैप है वो बहुत ज़्यादा रहता है, कि साउथ वाले चिल्लाते हैं कि नॉर्थ वाले अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको ज़्यादा ग्रांट मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमेशा इसमें इश्यूज रहते हैं, ठीक है। अब जैसे पॉपुलेशन और इनकम तो इसने बोल ही दिया। अब इसके अलावा इसमें डेमोग्राफिक यानी कि जनसांख्यिकी प्रदर्शन यानी डेमोग्राफी की बात भी करता है ये, डेमोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, आपके पास कितने जंगल हैं, आप उनको बचाने के लिए कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, आपकी इकोलॉजी कैसी है। इसके अलावा आपका जो है टैक्स और आपकी फिस्कल पॉलिसी कैसी है, टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी कैसी है। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 फैक्टर्स पे काम करता है। गवर्नेंस रिफॉर्म्स और स्टेबल गवर्नमेंट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट 15th फाइनेंस कमीशन में नहीं दे रखा था, तो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि 5 जो है उस पे पॉइंट्स पे आता है, 2 उसने दे दिए, 3 हमसे पूछे थे, तो ओनली 3। आगे चलते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन, अभी तक हम 16 कवर कर चुके हैं, 15 कवर कर चुके हैं, अब 14 वाला करते हैं। 14 वाला कमीशन की बात कर रहा है कि इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ, कि पहला कह रहा है जो डिविजिबल पूल था वो 32 से 42% कर दिया इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने विशिष्ट अनुदानों के संबंध में सिफारिश की, ठीक है। विशिष्ट अनुदान यानी कि स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स की बात की, ठीक। सबसे पहले बात करें कि ये 14th फाइनेंस कमीशन जो है वो 2013 में सेटअप किया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, ठीक है, नाम याद रखेगा, ओके। अब ये जो स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स की बात हुई थी ना, वो 15 में देखा हमने, अभी 15th में थी, 14 में नहीं थी। आप गलत कर दो इसको। बाकी ये जो शेयर था इन्होंने बढ़ा के 32% से 42% कर दिया। अब अगर देखोगे कि 13th फाइनेंस कमीशन आया, 13th में ये 32% था, 14 में इसको बढ़ा के 42 किया, 15 में इसको बढ़ा के 41 किया, और कम करके, और 16 में एज इट इज रहने दिया। 16th में उन्होंने 41 का 41 रहने दिया, कोई चेंज नहीं किया। तो आप ये चाहो तो डिवॉल्यूशन का जो परसेंटेज है वो भी याद रख सकते हो, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ठीक है, फीचर नहीं है, रिकमेंडेशन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन, अ डिजाइन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अ कंपनसेशन पैकेज लिंक टू अडेरेंस टू द प्रपोज डिजाइन, अ डिजाइन फॉर क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 years in consonance with India's demographic dividend and devolution of a specified share of central tax to local bodies as a grant. Okay. यानी जीएसटी 13th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। जीएसटी के लिए एक रूपरेखा और प्रस्तावित रूपरेखा के पालन से जुड़ा एक मुआवजा पैकेज, भारत के जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां पैदा करने की योजना, स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में केंद्रीय करों का एक निश्चित हिस्सा हस्तांतरित करना। कौन सा इसमें सही है? तो अगर हम देखें इसमें तो ये पहला सही है, क्योंकि जब ये जो 13th फाइनेंस कमीशन बना, इसका जो मेन इसने रिकमेंड किया कि डिज़ाइन फॉर द जीएसटी के लिए आप डिज़ाइन, इसका काम था कि जीएसटी को लाया जाए और कुछ स्पेशल पैकेज जो हैं कंपनसेटरी पैकेज दिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें जो स्टेट्स के टैक्स राइट थे वो बेसिकली खत्म कर दिए गए, अब जीएसटी बना दिया गया। अब जीएसटी से शुरुआत में क्या है, स्टेट्स को लॉस होगा, तो उस लॉस को उसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया जाए, उनको एक कंपनसेशन पैकेज दिया जाए। तो ये इसका डिमांड था, सही है, ठीक है। डिजाइन फॉर क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब्स, देखो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था, वो भी नेक्स्ट 10 years में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी डिवॉल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल बॉडीज, यस, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे लोकल बॉडीज को भी ग्रांट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 1 and 3 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ दे रखे हैं, ठीक है, 9, 10, 11, 12, हालांकि क्वेश्चन बहुत पुराना है, बट फिर भी अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा कब था, 9th, 10th, 11th, 12th, एनकेपी स्लेव, साल्वे, सी रंगराजन, केसी पंत, एम खुसरो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। जैसे कि 9th वाला जो है, उसका 9th वाले के जो मेंबर थे वो थे एनकेपी साल्वे, ठीक है, एनकेपी साल्वे जो है 9th के थे। इसके अलावा 10th के जो थे ना, वो थे केसी पंत। 10th के कौन थे? केसी पंत। 11th के कौन थे? एम खुसरो। और 12th के कौन थे? सी रंगराजन, ठीक है। अब देखो इसमें 9th और 10th का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप 11th 12th का याद रखो। 11th का कौन है? 11th फाइनेंस कमीशन। 11th फाइनेंस कमीशन का कौन हो गया? एम खुसरो, ठीक है, एम खुसरो, ये आप याद रखिएगा। और 12th का याद रखिएगा। 12th का क्या है? सी रंगराजन, ठीक है, सी रंगराजन। ये दो लोग आप याद रखिए, 11th और 12th। 11th का एम खुसरो और 12th का सी रंगराजन, ठीक है, ये दोनों हम याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 11th का पूछ लिया। 11th का क्या था? एम खुसरो। अच्छा, ये आगे पीछे हो गया, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, बेसिकली ये डी यहाँ पे आएगा और ये थर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 11th का क्या है? एम खुसरो, तो यानी 3। और 12th का अभी हमने कहा, 12th का क्या होगा? सी रंगराजन, यानी कि 3-1। 13th का अभी मैंने बताया, वाई रेड्डी, सॉरी, विजय एल केलकर। 13th का नहीं बताया था क्या? अच्छा, 13th का नहीं बताया आपको, ओके, कोई नहीं। 13th का याद रखिएगा, कौन है? डॉक्टर विजय एल केलकर, ठीक है, ये 13th के। और 14th का आपको पता ही है, वाई रेड्डी, ओके। यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही दे रखा है। 11वें का मैंने बताया एम खुसरो, 12 का हो जाएगा सी रंगराजन, 13 का हो जाएगा विजय केलकर, और 14 का हो जाएगा वाई रेड्डी, और 15 का हो जाएगा एनके सिंह, और 16 का हो जाएगा हमारा क्या बताया था? अरविंद पनगड़िया, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग में बात कर रहा है कि कमेटीज हैं और चेयर्ड बाई। अब ये क्वेश्चन ना बहुत पुराना है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी फैक्चुअल डेटा पुराना उठा के पूछ लिया जाता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे कि अगर आपको ये रखना है तो थोड़ा सा याद कर लो कि कौन सी कमेटी जो है किससे रिलेटेड है। ठीक है, कौन सी किससे रिलेटेड है? तो जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए सबसे पहले आई थी सी रंगराजन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1991 में आई थी। सी रंगराजन 1992 में आई थी। बाकी ये तीनों कंपनी 93 में आई थी, दोनों, ठीक है। तो अगर उस बेसिस पे देखें, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश करने के लिए सी रंगराजन, ओके। इसके अलावा औद्योगिक रुग्णता का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल सिकनेस, इसको दूर करने के लिए लाई गई थी ये वाली कंपनी, ओंकार
गोस्वामी, और करों के लिए लेके आए गए थे राजा चेलिया, और बीमा सुधार के लिए RN मल्होत्रा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन पब्लिक, इसके लिए आप सी रंगराजन के पास जाएंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए आपको जाना पड़ेगा ओनकार गोस्वामी। टैक्स रिफॉर्म्स राजा चेलिया, और रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस इसके लिए RN मल्होत्रा। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अब ये क्या है, बहुत पुराना है, तो याद रखना है तो रख सकते हैं। अब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हैज बीन अमलगेटेड विद द पंजाब नेशनल बैंक। देखो, पंजाब नेशनल बैंक नहीं है ये ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को जब अमलगेशन किया गया, विलय किया गया, तो ये ओरिएंटल बैंक है। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आपने सुना होगा, वो वाली बैंक है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड, रिपोर्ट ऑफ द केलकर कमेटी डीलिंग विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज मेंटेन्ड इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग द अबॉलिशन ऑफ द एग्जेम्पशन रिलेटिंग टू द हाउसिंग लोन्स। ठीक है, अब पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये दूसरा वाला जो है ये भी गलत है, क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित केलकर समिति थी, इसकी जो रिकमेंडेशन थी ना, इसने 2 रिपोर्ट दी थी। तो ये जो दूसरी रिपोर्ट है ना, उसके बारे में नहीं बता रहा है। ये जो बताया हुआ है ये पहली रिपोर्ट का है, ये फर्स्ट रिपोर्ट का पार्ट है। ठीक है, ये पहली रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा डी। कंसीडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत। पंचायत का क्या क्या सोर्स है, यानी कि पंचायत को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू मिलता है। अब अगर आप देखेंगे कि अगर आपको नहीं भी पता तो आपको दिख रहा होगा नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट जो है ग्रांट या डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये बैंक्स के थ्रू दिलवाता है, यानी इट इज अ मीडिएटर, ये डायरेक्टली काम नहीं करता। तो आप इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, फोर्थ को अगर आप हटा दोगे तो आपका ऑप्शन, हालांकि 1 2 3 एंड 5 लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाय फाइनेंस कमीशन करेक्ट है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सही है, अलोकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम करेक्ट, अलोकेशन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन तो स्पेशली इसके लिए बनाया जाता है। बस नाबार्ड इसमें क्या है, इनडायरेक्टली काम करती है। नाबार्ड का काम जो है इसमें डायरेक्ट इसको लोन प्रोवाइड करवाना नहीं होता। आगे चलें। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट, कटिंग द टैक्स रेट, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अबॉलिशिंग द सब्सिडीज। ठीक है, आर्थिक मंदी वाला क्वेश्चन हमने कई बार इसको सॉल्व किया हुआ है कि आर्थिक मंदी के टाइम पे क्या करेगी सरकार। सबसे पहले कह रहा है कि टैक्स की दरों में कटौती कर देगी, ओके, सरकारी खर्च बढ़ाएगी, सब्सिडी खत्म कर देगी। अब ये तीनों चीजें सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, इनमें से किन कदमों को फिस्कल राजकोषीय प्रोत्साहन माना जाएगा। टैक्स की दरों में कटौती कर दी सरकार ने, टैक्स रेट कम कर दिए। टैक्स रेट कम कर दोगे तो लोगों के पास पैसा बचेगा और लोग अच्छे से इसको क्या है, स्पेंड कर पाएंगे। उनकी स्पेंडिंग पावर जो है, स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी। स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फिस्कल, हमने एक शब्द पढ़ा था फिस्कल स्टिमुलस, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक बूस्ट आएगा। ओके, दूसरा हो गया सरकारी खर्च बढ़ाना। सरकारी खर्च बढ़ाने से मतलब है कि सरकारी खर्च मतलब ऐसे नहीं कि आप लिया और चीजें बढ़ा रहे हो, आप किसी पब्लिक डेवलपमेंट का काम कर रहे हो। ठीक है, रिसेशन है, मंदी है, लोगों के पास काम नहीं है, आपने क्या किया कि मान लीजिए पुल का काम स्टार्ट करवा दिया, तो आपको ऐसे गवर्नमेंट फंक्शन करने पड़ेंगे जिससे लोगों को क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उससे वो खर्च कर पाएंगे। ठीक है, स्पेंड कर पाएंगे। तीसरा कह रहा है सब्सिडी खत्म करना। देखो, सब्सिडी खत्म करने से क्या होगा कि आप जो एडिशनल अमाउंट पे कर रहे थे, फालतू में जो आपका खर्चा हो रहा था, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, सीरियल ग्रेन हर्ड, चिकन, एग्स, कुक्ड फिश, प्रोसीड्स एंड केन्ड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल। अब देखो, जीएसटी में कौन सा नहीं आता और कौन सा आता है, यानी कौन सा ऐसा है जो जीएसटी के डेफिनेशन यानी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब 0% जीएसटी पे करना है। छिलके उतरा हुआ अनाज 0% टैक्स स्लैब में आता है। पके हुए मुर्गी के अंडे 0%। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड होता है या जो डिब्बा बंद मछली है, यही मछली अगर रॉ मिल रही है आपको तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। बट जैसे ही ये मछली इस तरीके से पैकेज्ड है तो इस पे जीएसटी लगता है 5%। ठीक है, विज्ञापन वाली सामग्री वाले अखबार, देखो न्यूज़पेपर ना एग्जेम्प्टेड रहते हैं तो इन पे कोई टैक्स नहीं लगता। उस हिसाब से देखें तो आपका थर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सी। ठीक है, तो
ये वाला आपका ऑप्शन होना चाहिए, कौन से जीएसटी में आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 7 चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया फिजिकल पॉलिसी वाला। अब कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इसमें क्या है कि बेसिकली क्वेश्चन आप देख ही रहे हो किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। आप पुरानी वाली क्लासेस जाके भी देख सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के। और 7th चैप्टर के बाद अब हम 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।